नमस्कार दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी को इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश का बजट अनाउंस किया। इसकी खबर हर देशवासी को, हर टैक्स पेयर को होनी चाहिए, क्योंकि इसी समय आपको पता लगता है कि आपके टैक्स का पैसा सरकार कहां और कैसे इस्तेमाल करेगी। इस साल का बजट काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, क्योंकि यह बजट एक ऐसे वक्त में आया जब ग्लोबल ट्रेड पर ट्रंप नाम का खतरा मंडरा रहा है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं और एआई जैसी टेक्नोलॉजी सारे सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है। अगर आप सिर्फ निर्मला सीतारमण की स्पीच सुनोगे तो लगेगा कि इंडिया में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, content creator labs, 5 university townships, AI टूल्स, मेडिकल टूरिज्म हब्स, mega textile parks। अनाउंसमेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि लग रहा है कि जैसे कल ही इंडिया विकसित हो जाए। लेकिन बजट सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं बनता, एक्चुअल नंबर से बनता है। और जब आप हर अनाउंसमेंट के पीछे का एक्चुअल नंबर, एक्चुअल एलोकेशन देखोगे, जीडीपी से कंपेयर करोगे, पिछले साल से कंपेयर करोगे, तो आपको एक ही पैटर्न दिखाई देगा। एक ऐसा पैटर्न जो आपको बजट स्पीच में कहीं नहीं दिखेगा और जिससे ज्यादातर लोग बेखबर हैं। आइए समझते हैं इस पूरे बजट को डेटा के आधार पर आज के इस वीडियो में। सबसे पहले उसी सवाल की बात कर लेते हैं जो हर बजट में मिडिल क्लास टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा मैटर करता है। इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं। इस बार लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी सरकार से, क्योंकि कंजम्पशन कमजोर पड़ रही है और इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है। तो सवाल यह है, क्या मिला? इसका सीधा जवाब है कुछ भी नहीं। ना तो इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव किए गए हैं, ना ही रेट्स में। बस कुछ ईज ऑफ कंप्लायंस मेजर्स हैं जिससे टैक्स पेयर्स को थोड़ी सी आसानी और हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर एक नॉमिनल फीस के साथ रिवाइज्ड रिटर्न्स फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जैसे कि ये वाले। साथ ही न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की बात कही गई है। अब एक तरफ रिलीफ नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ एक और बोझ बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, शॉर्ट फॉर्म STT, बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर पहले 0.02% का टैक्स था, अब यह बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शंस पर पहले 0.1% का टैक्स था, अब यह बढ़ाकर 0.15% पर कर दिया गया है। यानी कि वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं, अब उन्हें और ज्यादा टैक्स देना होगा। So today government of India is earning more than the broker. We have इसी की वजह से बजट के बाद इंडिया में एक स्टॉक मार्केट क्रैश भी देखने को मिला। बजट स्पीच खत्म होते ही सेंसेक्स एक झटके में 2800 पॉइंट्स नीचे गिर गया, जबकि निफ्टी में भी भारी गिरावट देखी गई। अब जरा पूरे बजट को एक ऊपर की नजर से देखते हैं कि सरकार के पास खर्च करने के लिए एक्चुअली में है कितना और ये पैसा आ कहां से रहा है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आपके लिए बाकी सारे नंबर्स मीनिंगलेस होंगे। साल 2026-27 का टोटल बजट साइज है 53.47 लाख करोड़ रुपीस। इसके पिछले साल का बजट एस्टिमेट 50.65 लाख करोड़ रुपीस था। तो पिछले साल के कंपैरिजन में टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का करीब 5.57% बढ़ गया है। अब ये पैसा आ कहां से रहा है? इसका सबसे बड़ा सोर्स है बोरोइंग, जो कि 24% है। यानी सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है उसका लगभग 1/4 हिस्सा उधार लिया हुआ पैसा है। ये कोई इतना अनयूजुअल नंबर नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी ये 24% ही था, तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है इनकम टैक्स, जिससे 21% हिस्सा आता है। तीसरे नंबर पर है कॉर्पोरेट टैक्स, जिससे 18% हिस्सा आता है, और जीएसटी और बाकी टैक्सेस मिलाकर 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखा जाए तो सरकार की कमाई में अभी भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आम लोगों का ही है। इनकम टैक्स प्लस जीएसटी मिलाकर 36% होता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 18% पर है। यानी कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर सरकार को कंपनी से कहीं ज्यादा और टैक्स दे रहे हैं। और यहां नोट करने वाली बात यह है कि हमेशा ऐसा नहीं होता था। पिछली सरकारों के समय में कॉर्पोरेट टैक्स का कंट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा था। कंपनीज भी उतना ही पे करती थी जितना आम लोग पे करते थे। इसका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। ये सिर्फ इस नई सरकार के आने के बाद हुआ है कि कंपनीज को ज्यादा रिलीफ मिलता रहा है और आम लोगों पर प्रेशर बढ़ता रहा है। अब ये समझते हैं कि पैसा जाता कहां है। सबसे बड़ा खर्चा है जो टैक्सेस में स्टेट्स का शेयर है। यानी जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा अलग अलग स्टेट्स को जाता है। ये बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा खर्चा सुनकर शायद आपको हैरानी हो, इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो टोटल बजट का 20% खर्चा है। यानी सरकार जो भी पैसा कमाती है उसका 1/5 हिस्सा तो सिर्फ कर्ज के ब्याज को चुकाने में चला जाता है। और इन इंटरेस्ट पेमेंट्स और स्टेट्स को दिए जाने वाले पैसे को अगर हम साइड में रख दे तो जो बच जाता है इसमें से
उसे सरकार एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, डिफेंस, बाकी सारी चीजों पर खर्च करती है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट खर्चे जिनसे एक्चुअली में देश की डेवलपमेंट पर इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन इनकी बात करने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा इस साल के बजट के बारे में, कि ये बजट एक्चुअली में एक संडे को प्रेजेंट किया गया। सन 1999 से पहले इंडिया में सारे बजट्स एक्चुअली में शाम के 5 बजे अनाउंस किए जाते थे। ये ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से किया जा रहा था क्योंकि लंदन टाइम से वो ज्यादा मैच करता था। लेकिन 1999 में बदलाव आया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंडर कि इंडियन टाइम के हिसाब से हम सुबह के 11 बजे बजट प्रेजेंट करेंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस साल जब ये बजट प्रेजेंट किया जाना था वो दिन संडे को पड़ा, तो सरकार ने उसको प्रीपोन करके एक दिन पहले अनाउंस कर दिया। लेकिन इस साल जब 1 फरवरी संडे को पड़ा तो सरकार ने डेट चेंज नहीं करी, संडे को ही बजट प्रेजेंट कर दिया। तो ये देश के इतिहास में पहला बजट है जो संडे को अनाउंस किया गया, एक छुट्टी के दिन। तो उम्मीद की जा सकती है कि और भी ज्यादा लोगों ने इस बजट को देखा होगा। अब लोग देश के बजट पर चर्चा तो बहुत करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने घर के बजट को बनाकर हर चीज के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। बीमारी या हादसा कभी बताकर नहीं आता, अचानक आप या आपके परिवार का कोई हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तब चिंता सिर्फ सेहत को नहीं जेब को भी होती है। इलाज आपको फिजिकली ठीक कर सकता है, लेकिन हॉस्पिटल का भारी बिल आपको फाइनेंशियली कमजोर बना सकता है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। बीमारी या हादसा रोका नहीं जा सकता, लेकिन जेब से होने वाले बड़े खर्चे पर ब्रेक लगाया जा सकता है। आज कई सारे प्लान्स डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अस्थमा जैसे एग्जिस्टिंग डिजीजेस को डे 1 से कवर करते हैं और प्रीमियम भी आपके मंथली बजट पर भारी नहीं पड़ता। बजट की जरूरत सिर्फ साथ रहते हुए नहीं, बल्कि तब भी होती है जब आप अचानक परिवार के साथ ना हो। ऐसे में परिवार के लिए बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा के खर्चे और ईएमआई मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और इसी मुश्किल का हल है टर्म इंश्योरेंस, जो कि लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। जितनी कम उम्र में आप लोगे उतना ही कम प्रीमियम होगा और वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाएगा। सिर्फ 400 रुपए की छोटी सी रकम से हर महीने के प्रीमियम की शुरुआत होती है और लाखों करोड़ों तक का कवर मिल जाता है। और जब से इन पर से 18% जीएसटी भी हटा दिया गया है, तब से जितने प्रीमियम में पहले 10 लाख रुपए का कवर मिलता था, अब उसी प्रीमियम में 20 लाख तक का कवर मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां आप सारे प्लान्स को कंपेयर करके अपने लिए एक बेस्ट प्लान ले सकते हो और ऑनलाइन लेने पर आपको 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर की, एजुकेशन। सुनकर तो लगेगा कि बजट में काफी एजुकेशन की बात की गई है। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास बनाने की बात की गई है। ये एक अच्छा आइडिया है क्योंकि इससे एजुकेशन इंडस्ट्री लिंकेज बनेगी। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेम इंस्टीट्यूशंस में गर्ल्स हॉस्टल का प्लान है। एस्ट्रोफिजिक्स के लिए 4 टेलीस्कोप फैसिलिटीज को भी अपग्रेड किया जाएगा और ईस्टर्न इंडिया में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी बनाया जाएगा। साथ ही एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की बात भी की गई है। ये सारी चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और एक्चुअली में हो जाए तो भी बहुत ही बढ़िया होंगी, लेकिन दिक्कत है एक्चुअल नंबर्स को जब आप देखते हो तो। एजुकेशन का बजट 1.39 लाख करोड़ रुपीस किया गया है, जो कि पिछले साल के 1.29 लाख करोड़ से 8.3% ज्यादा है। ये बढ़ोतरी ठीक ठाक लगती है, लेकिन अगर जीडीपी के परसेंटेज में देखा जाए तो एजुकेशन स्पेंडिंग अभी भी बहुत बहुत कम है। कोठारी कमीशन ने 1964 में कहा था कि इंडिया को एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए। फिर 2020 में ये मौजूदा सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई, जिसमें फिर से इसी बात को दोहराया गया। उस 1964 की डेट से 60 साल बीत चुके हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस हुए भी 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी टोटल बजट का 3% भी नहीं खर्च किया जा रहा है एजुकेशन पर। और इस बात की इंपॉर्टेंस लोग समझ नहीं रहे हैं क्या है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था ओवर पॉपुलेशन पर, उसके नीचे कई लोगों ने कमेंट किया था कि ओवर पॉपुलेशन बेरोजगारी के लिए एक कर्स है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से इंडिया के कॉलेजेस में इतनी कम सीटें हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इतने टफ हैं। लेकिन जानते हो क्या दोस्तों, इसके पीछे कारण ओवर पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि ये एजुकेशन का बजट है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे नेदरलैंड्स जैसे देश इंडिया से ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन वहां पर तो लोगों को दिक्कत नहीं होती कॉलेजेस में एडमिशन लेने में। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी सरकारों ने एजुकेशन पर खर्च किया है और सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स बनाए हैं। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओवर पॉपुलेशन की वजह से टफ नहीं है, बल्कि अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होने की कमी की वजह से टफ है। पिछले 10 सालों में लगभग 90,000 सरकारी स्कूल्स बंद हो गए हैं इंडिया में। टीचर्स की सख्त कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है और जो सरकारी स्कूल एग्जिस्ट भी कर रहे हैं वहां पर क्वालिटी ऑफ टीचिंग बहुत खराब है। इस बजट में स्कूल लेवल एजुकेशन रिफॉर्म, टीचर ट्रेनिंग या करिकुलम मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई भी ट्रांसफॉर्मेटिव अनाउंसमेंट नहीं की गई। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स अनाउंस करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी और ऐसी चीजें करने की जरूरत है सरकार को।
अब हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। यहां पर भी अनाउंसमेंट्स की कोई कमी नहीं थी। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियंस के लिए एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड करने और नए इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात की गई। इस बजट में 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेन करने की बात की गई। Existing institutions for allied health professionals will be upgraded. मेंटल हेल्थ की भी बात की गई। इसके अलावा 17 कैंसर ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटीज एग्जेम्प्ट होंगी। मेडिकल टूरिज्म के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाने की भी बात की गई। लेकिन अब एक्चुअल नंबर्स देखते हैं। इस बजट में हेल्थ पर 1.05 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने का प्रोविजन है, जबकि पिछले साल ये नंबर 0.983 लाख करोड़ रुपीस पर था। तो पिछले साल के मुकाबले करीब 6.4% की बढ़ोतरी हुई है। ये सारी जो अनाउंसमेंट्स हैं एक बार फिर से सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन एक आम इंडियन सिटीजन को जो हेल्थ केयर चाहिए, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर, इसकी बात इस बजट में नहीं दिखी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करता है कि कोई भी देश एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 5% अपना हेल्थ पर खर्च करे, लेकिन इंडिया की हेल्थ स्पेंडिंग अभी भी जीडीपी की लगभग 2% पर ही है। तो सोचकर देखिए दोस्तों, एजुकेशन में 6% चाहिए लेकिन 3% भी नहीं मिल रहा है। हेल्थ में 5% चाहिए लेकिन 2% पर ही अटका हुआ है। सेम पैटर्न। लेकिन अगला सेक्शन और भी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि वहां पर नंबर्स बढ़े नहीं है बल्कि और कम किए गए हैं। मैं बात कर रहा हूं सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म केपेक्स। इसका मतलब है सरकार का वो खर्चा जो लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने में किया जाता है। सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स, ब्रिजेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। इस साल 12.22 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया गया है। हालांकि पिछले साल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान 11.21 लाख करोड़ का था। ये बढ़ा जरूर है। बजट स्पीच में सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है, यानी कि हर सिटी इकोनॉमिक रीजन को 5,000 करोड़ 5 सालों में मिलेंगे। इसके अलावा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स डेवलप करने की बात भी की गई है। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच भी। एक बार फिर से सुनने में लगता है कि इंडिया शहरों को इकोनॉमिकली एम्पावर कर रहा है, लेकिन ये वाले नंबर्स को देखो। अर्बन डेवलपमेंट के लिए इस बजट में सरकार ने 85,522 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। पिछले साल ये 96,777 करोड़ थे, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में अर्बन डेवलपमेंट का बजट 11.6% कम कर दिया गया है। एक तरफ शहरों को इकोनॉमिकली एम्पावर करने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्पेंडिंग में कटौती की जा रही है। ये वो पैसा है दोस्तों जो रोजमर्रा की सिविक प्रॉब्लम्स पर खर्च किया जाता है। पानी, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सवाल यह है कि इन सब के लिए स्पेसिफिक प्लान क्यों नहीं अनाउंस किया गया। शहरों को एक दूसरे से हाई स्पीड रेल से कनेक्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन शहरों के अंदर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ज्यादातर शहर जो आज भी बारिश में डूब जाते हैं, सड़कें नालों में बदल जाती हैं, इन सब के लिए कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम इस बजट में नहीं है। इसके अलावा शहरों में पोल्यूशन, खासकर दिल्ली में पोल्यूशन से लड़ने के लिए इस बजट में सिर्फ 1091 करोड़ रखे गए हैं। ये पिछले साल के 1300 करोड़ के रिवाइज्ड एस्टिमेट से काफी कम है। 2025-26 में पहले ये एलोकेशन 854 करोड़ था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1300 करोड़ किया गया, लेकिन इस साल इसे फिर से घटा दिया गया है। इसके अलावा इस बजट से हमें यह भी पता लगता है कि पिछले साल सरकार ने एक्चुअली में कितना पैसा खर्च किया पोल्यूशन से लड़ने के लिए, और ये नंबर जानकर आप सही में शॉक्ड रह जाएंगे। 2024-25 में सरकार ने पोल्यूशन से लड़ने के लिए 858 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे, लेकिन इस 858 करोड़ में से सरकार ने सिर्फ 16 करोड़ रुपए खर्च किए, सिर्फ 16 करोड़ रुपीस। यानी कि सरकार के पास पैसा है, लेकिन फिर भी वो उसे खर्च नहीं कर रही है। नियत की कमी है यहां पर। लेकिन इससे भी ज्यादा कंसर्निंग वो बात है जो अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो उस क्राइसिस से डील करती है जो करोड़ों नौजवानों की जिंदगियां डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। इंडिया में आज अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। हर साल करोड़ों नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं और उनको क्वालिटी जॉब्स तो छोड़िए, कैसी भी जॉब्स नहीं मिल पाती। तो इस बजट में क्या है अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटर करने के लिए? स्कीम्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर फोकस किया गया है: बायो फार्मा, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेयर अर्थ्स, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स और टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लाया गया है। मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की बात की गई है। समर्थ 2.0 स्किलिंग प्रोग्राम है। 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को रिवाइव करने की स्कीम है। एमएसएमईज के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड है। टूरिज्म सेक्टर में 10,000 गाइड्स को अपस्किल करने की बात की गई है। खेलो इंडिया मिशन से स्पोर्ट्स में जॉब की बात की गई है। I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides
in 20 iconic tourist sites. स्कीम्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सारी मेजर्स इनडायरेक्ट हैं। मतलब इनसे कितनी जॉब्स बनेंगी, किस क्वालिटी की बनेंगी, कब बनेंगी, इसका कोई भी कॉन्क्रीट टारगेट नहीं दिया गया है। देश में हर साल 10 से 12 मिलियन नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं और इस स्केल की एम्प्लॉयमेंट के लिए इस बजट में कोई भी डायरेक्ट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नहीं है। जो टेक्सटाइल्स और एमएसएमई की स्कीम्स अनाउंस की हैं वो अच्छी है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इनका इंपैक्ट आने में सालों लगेंगे, जबकि क्राइसिस आज हमें देखने को मिल रही है। एक और अच्छी चीज ये है कि एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात की गई है, लेकिन दिक्कत यहां भी वही है कि कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं है। ये कमेटी कब अपनी रिकमेंडेशंस देगी, उन पर क्या कब इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, इस सब में सालों लग सकते हैं और आगे क्या रिजल्ट आएगा कोई भरोसा नहीं। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस बजट को बढ़ाकर 5.95 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है। ये टोटल बजट का 11% होता है, जबकि पिछले साल डिफेंस बजट 4.92 लाख करोड़ रुपीस पर था। हालांकि इस सेक्टर में कोई स्पेसिफिक पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिसकी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स उम्मीद कर रहे थे, और इसी कारण से बजट बढ़ाने के बावजूद भी कई सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के शेयर्स क्रैश कर गए हैं। डिफेंस को लेकर एक आपसे जरा सवाल लेंगे। सरकार ने एलोकेशन बढ़ाया, बाजार ने उसको उतना पसंद किया नहीं। अब आते हैं उस सेक्टर पर जिस पर इंडिया की आधी से ज्यादा आबादी निर्भर है, एग्रीकल्चर। और यहां ये पैटर्न सबसे ज्यादा क्लियरली दिखाई देता है। इस बजट में एग्रीकल्चर का एलोकेशन 1.63 लाख करोड़ रुपीस पर किया गया है, जो कि पिछले साल के 1.59 लाख करोड़ रुपीस से थोड़ा बहुत मामूली सा इंक्रीज है। कुछ नई स्कीम्स भी अनाउंस की गई हैं, जैसे कि फिशरीज के लिए 500 रिजर्वॉयर्स का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम, कोकोनट प्रमोशन स्कीम और हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि सैंडलवुड, कोकोआ और कैश्यू पर फोकस। सवाल यह है कि कितने किसानों को इन स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा। इस बजट में ज्यादातर किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। खेती हर मजदूरों, फर्टिलाइजर्स, एमएसपी रिफॉर्म्स जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं की गई है। पहली बार देश के इतिहास में एक बजट है जिसमें किसान का जिक्र नहीं है, किसान के लिए एक भी योजना नहीं है। कछुए के लिए भी योजना है, शेर के लिए योजना है, किसान के लिए कोई योजना नहीं है। फाइनली हम आते हैं बड़े सवाल पर, जिसको लेकर दुनिया में तूफान चल रहा है, ट्रेड वॉर्स और एआई रेवोल्यूशन पर। क्या ये बजट उसका सामना कर सकता है? ट्रंप सरकार ने टैरिफ्स बढ़ा रखे हैं, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं और ग्लोबल ट्रेड का भविष्य अनिश्चित है। बजट स्पीच में भी कहा गया कि इंडिया एक ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है जहां ट्रेड और मल्टीलैटरलिज्म खतरे में है। We face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. अब ये एक ऐसा एरिया है जहां इस बजट ने इस बारे में कुछ सीरियस कदम जरूर उठाए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले बढ़ाकर 40,000 करोड़ करना और रेयर अर्थ कॉरिडोर्स और केमिकल पार्क्स जैसी स्कीम्स हैं। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। SEZ यूनिट्स को डोमेस्टिक मार्केट में कंसेशनल रेट्स पर बेचने की वन टाइम फैसिलिटी दी गई है। ये सीधे ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस का रिस्पॉन्स है। एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए सी फूड, लेदर, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर भी ड्यूटी कंसेशंस है। कोरियर एक्सपोर्ट्स की 10 लाख रुपीस पर कंसाइनमेंट कैप हटाई गई है। लेकिन एक ऐसी चीज जो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, वो है कि फॉरेन कंपनीज को इंडिया में डेटा सेंटर्स खोलने के लिए 20 साल तक का टैक्स हॉलिडे दे दिया गया है। AI एप्स को पावर करने के लिए, अगर आप जानते नहीं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है और ये डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा एनर्जी और पानी कंज्यूम करते हैं। अमेरिका जैसे देशों में ऑलरेडी लोग आवाज उठा रहे हैं डेटा सेंटर्स के खिलाफ, क्योंकि कई जगहों पर इन डेटा सेंटर्स ने वाटर को पोल्यूट कर दिया है। जैसे कि ये वाला केस देखिए। cold water pressure in the kitchen. This is where I fill up water for storage. Those are the things we have to fill up to flush the toilets. So you can see the sediment from the data center. Wow, and that's just from the water coming out of your faucet. Yeah. And this is what's in all the pipes. अब ये डेटा सेंटर्स वहां पर खोलना जहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा एबंडेंट है, वहां पर समझ में आता है। लेकिन अगर इंडिया जैसे देश में इंडियन सरकार कहेगी कि फॉरेन कंपनीज को आओ इंडिया में डेटा सेंटर्स खोल लो और आपको 20 सालों तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, सोचकर देखो इससे इंडिया के रिसोर्सेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company
that provides cloud services. इंडिया जैसे देश में ऑलरेडी सॉइल और वाटर पोल्यूशन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और एनर्जी इतनी अबेंडेंट नहीं है कि यूं ही बांटने लग जाओ। ऐसे में इस फैसले से ये बात तो साफ है कि कंपनियों को बहुत फायदा होगा, लेकिन आम लोगों को क्या सहना पड़ेगा उसके बदले। इसके अलावा भी लेकिन बजट स्पीच में एआई का कई बार जिक्र किया गया है। एआई एप्लीकेशंस को बेटर गवर्नेंस के लिए काम का बताया गया है। भारत विस्तार नाम से एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल लाने की भी बात की गई है। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग कमेटी को एआई का इंपैक्ट असेस करने की जिम्मेदारी दी गई है। The government has taken several steps to support new technologies through AI mission. लेकिन एक्चुअली में एआई के लिए कोई डेडिकेटेड बड़ी एलोकेशन नहीं दिखती है। इसके अलावा दुनिया भर में एआई की वजह से करोड़ों जॉब्स खतरे में है। मैकिन्सी, गोल्डमैन सैक्स जैसी फर्म्स का कहना है कि ग्लोबली 300 मिलियन से ज्यादा नौकरियां एआई से डिसरप्ट हो सकती है। इसको लेकर भी कोई क्लियर प्लान नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस बजट की पूरी तस्वीर अब आप देख सकते हो दोस्तों। जैसा मैंने शुरू में कहा था, एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एग्रीकल्चर हो, भाषण बहुत बड़े बड़े दिए गए हैं, स्कीम्स बहुत अनाउंस की गई हैं, लेकिन एक्चुअली में नंबर्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि इसका इंपैक्ट कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। इसका अंदाजा आप पुराने बजट्स देखकर भी लगा सकते हैं कि आज से 10 साल पहले बजट्स में क्या क्या अनाउंस किया जाता था। 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आज आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना कुछ एक्चुअली में हुआ है। आप बताइए आपकी क्या राय है इस बजट को लेकर। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और देश का बजट तो एक तरफ रहा, इसी के साथ आपको ध्यान देना चाहिए अपने घर के बजट पर भी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां आप प्लान्स को कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट प्लान ले सकते हो। ऑनलाइन लेने पर 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो यहां क्लिक करके ट्रंप की टैरिफ वॉर को डिटेल में समझ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।